अस्थमा जैसी चीज क्या होती है सर? तो अस्थमा मतलब पॉपुलरली सबको पता है कि दम लगना, लेकिन सिर्फ दम लगना यही एक ही सिम्टम नहीं है अस्थमा का। सो जैसे फैमिली मेंबर्स में काफी लोग स्मोक करते हैं, तो वो धुआं भी अस्थमा की तरफ ट्रिगर करता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर निदा। यस, पैसिव स्मोकिंग इज वेरी वेरी डेंजरस। हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं हूँ डॉक्टर निदा खान और आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। सो व्हाट इज अस्थमा एंड डिटेल्स ऑफ इट, यही सबको समझने के लिए आज हमने इनवाइट किया है बहुत ही प्रोफाउंड चेस्ट फिजिशियन, टॉप मोस्ट ऑफ इंडिया, डॉक्टर समीर गर्दे सर। सो डॉक्टर समीर गर्दे is a director of respiratory medicine department and lung transplant at Gleneagles Hospital, Mumbai. Welcome to the show, sir. Thank you so much, Dr. Nida. So here we will be talking about health meeting conversation. So asthma जैसी चीज़ क्या होती है सर, और हमारी लोगों को बताने के लिए ये यूजुअली किन पॉपुलेशन में पाया जाता है? तो अस्थमा मतलब पॉपुलरली सबको पता है कि दम लगना, लेकिन सिर्फ दम लगना यही एक ही सिम्टम नहीं है अस्थमा का। अगर आपको 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है, या आपको छाती में से व्हीजिंग साउंड, विस्लिंग साउंड सुनाई दे रहा है, या आप रात में खांसी की वजह से या दम लगने की वजह से अगर जाग रहे हैं, या किसी एक्सरसाइज या एक्टिविटी के बाद अगर आपको दम या खांसी हो रही है, तो ये सब अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं। ये क्यों हो रहा है? तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उनमें जो मिलियंस ऑफ ब्रीदिंग ट्यूब्स हैं, मतलब सांस लेने की जो नलिकाएं हैं, उसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेन देन हो रही है, वो अफेक्ट हो रही है। जैसे कि अगर आप इमेजिन करोगे, अगर कोई दरवाजा अच्छे से खुला है तो आप उसमें से अच्छे से अंदर बाहर कर सकते हो, लेकिन वो अगर आपने आधे से ज़्यादा भी बंद कर दिया तो आपको उस दरवाजे से आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह से जो ब्रीदिंग ट्यूब्स है, उनका अगर डायमीटर कम हो जाता है तो उसमें से हवा को आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके चलते ये सब सिम्टम्स आते हैं। और पहले तो हाँ, जब भी हम मे बी कुछ 20, 25, 30 साल पहले ऐसा माना जाता था कि चाइल्डहुड अस्थमा एक चीज़ है और एडल्ट अस्थमा एक चीज़ है। मतलब छोटे बच्चों में होता है, फिर वो चला जाता है और ज़िंदगी भर के लिए वापस नहीं होता। या कुछ लोगों में सिर्फ 40 या 50 की उम्र के बाद अस्थमा के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और फिर उनको इनहेलर लेना पड़ता है वगैरह, ऐसा एक समझा जाता था। लेकिन जैसा रिसर्च और साइंस इस बारे में पिछले 20 साल में जितना आगे गया है, उसमें ये पता चला है कि अस्थमा के सिम्टम्स किसी भी एज ग्रुप में आपको दिख सकते हैं। ऑफकोर्स उसमें कुछ प्रीकर्सर्स होते हैं जिसके बारे में हम ऑफकोर्स आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है कि जिसमें अस्थमा होता है या नहीं होता है। ओके सर, अस्थमा होने के कॉजेज क्या होते हैं, क्या रीजंस होते हैं? तो ऐसे तो 5 से 10% लोगों में, अगर 100 अस्थमा के अगर हम पेशेंट देखें तो उसमें से समझो 5 या 10 में एलर्जिक टेंडेंसी, उसके लिए हम एक ब्लड टेस्ट भी करते हैं, वो फाइंड आउट करने के लिए है। तो एलर्जी की अगर टेंडेंसी है तो ऐसे लोगों में भी अस्थमा का होना स्वाभाविक समझा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उनको एलर्जी की टेंडेंसी है तो हमेशा उनको अस्थमा की तकलीफ होगी या जिंदगी में उनको अस्थमा की तकलीफ होनी ही है, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस टेंडेंसी के साथ पैदा होते हैं, लेकिन जिंदगी भर उन्हें कभी भी अस्थमा की शिकायत नहीं होती है। लेकिन उसके अलावा मतलब सिर्फ एलर्जी है तो अस्थमा है, ऐसा नहीं है। अस्थमा अगर किसी को है तो हम ज़रूर ये टेस्ट करवाते हैं। उसके बावजूद जो बचे 90 लोग हैं, उसमें भी अस्थमा के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और आजकल आउटडोर पोल्यूशन जो बढ़ते जा रहा है, स्पेशली दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में, वो एक बड़ा रीज़न है। लेकिन उसके अलावा भी जो इंडोर पोल्यूशन जो हम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ कर रहे हैं, कॉइल हो या लिक्विड हो या मैट हो, तो उसका साइलेंट एक तरह का जो धुआं निकलता है, इट इज़ अ साइलेंट पोल्यूशन, आपको दिखता भी नहीं है वो। या आप जो दिखने वाले धुएं जो क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि अगरबत्ती जलाना, कपूर जलाना या धूप बत्ती जलाना, तो इन सब के वजह से हम इंडोर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और उसके चलते भी अस्थमा की शिकायत डेवलप हो सकती है। तो एलर्जी की वजह से भी अस्थमा हो सकता है और इस तरह के पोल्यूशन, आउटडोर एंड इंडोर पोल्यूशन के चलते भी
अस्थमा की शिकायत डेवलप हो सकती है। सो जैसे फैमिली मेंबर्स में काफ़ी लोग स्मोक करते हैं, तो वो धुआं भी अस्थमा की तरफ ट्रिगर करता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर निदा। यस, पैसिव स्मोकिंग इज वेरी वेरी डेंजरस। मतलब स्मोकिंग करने वाली व्यक्ति खुद के फेफड़ों को और बाकी सिस्टम्स को तो नुकसान पहुंचा ही रही है, लेकिन पैसिव स्मोकिंग मतलब मैं अगर स्मोक कर रहा हूँ तो उस धुएं की वजह से आपको तकलीफ होना बहुत ही नेचुरल है और ये देखा गया है। एंड देयर आर नंबर ऑफ पेपर्स और साइंस में बात इतनी ज़्यादा प्रूव हो गई है कि अगर कोई लेडी स्मोक कर रही है तो उनके बच्चे में अस्थमा का प्रादुर्भाव होना बहुत ही ज़्यादा 20 टाइम्स मोर देन अ नॉन स्मोकिंग वुमन। या बच्चे का पिता अगर स्मोक करने वाला है तो जो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है उसको भी वो अफेक्ट कर लेता है। तो ऐसे बच्चे अस्थमा के टेंडेंसी के साथ पैदा हो सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। पैसिव स्मोकिंग इज़ वेरी डेंजरस। सो ये अस्थमा की बीमारी जिन भी लोगों को है, इनका ये डेली एक्टिविटीज़ में कैसे अफेक्ट करता है? So as we say कि if you diagnose the asthma correctly and treat it properly, you can have asthma, but asthma cannot have you. का मतलब हम उसको 100 नहीं 200% कंट्रोल में रख सकते हैं विथ प्रॉपर, जिसे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, दैट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एस्थमा। उसमें जो दिख रहा है और पेशेंट्स के सिम्टम्स उसके हिसाब से जो हम उन्हें इनहेलर मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन देते हैं उसके चलते एस्थमा टोटली कंट्रोल में रह सकता है और वो व्यक्ति हर तरह का एक्टिविटी कर सकता है। आई कैन टेल यू नंबर ऑफ स्पोर्ट्स पीपल और फॉर दैट मैटर इवन इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जहाँ पे दे आर डूइंग आउटडोर शूटिंग्स, दे आर एक्सपोज टू सो मेनी pollutants also at times, but they are still doing it very well because the asthma is well controlled. Especially the sports people I can vouch for. So it need not limit your activity. आपकी जिंदगी में अस्थमा की वजह से कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, इस तरह से उसका इलाज हमें करना चाहिए। सो सर, आपने इनहेलर्स के बारे में कहा, तो काफ़ी मिथ्स है जो कहते हैं कि एक बार इनहेलर्स जो पफ्स लेते हैं वो काफ़ी एडिक्टिव होता है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? तो मेरा अगर कोई पेशेंट मुझे ऐसे सवाल करता है तो मैं पूछता हूँ कि ये मेरा चश्मा है, क्या ये मेरी एडिक्शन है? नहीं, ये मेरी ज़रूरत है। मेरे आँख को जो भी कमज़ोरी है उसको रेक्टिफाई करने के लिए मुझे डेली बेसिस पे इसकी ज़रूरत है, तो ये मेरी ज़रूरत है, ये मेरी एडिक्शन नहीं है। सिमिलरली अस्थमा का इनहेलर ये उस पेशेंट की ज़रूरत है। अगर आपने उसके, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिम्टम्स और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के मुताबिक अगर सही कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन का इनहेलर पेशेंट अगर चालू करता है तो उसके सिम्टम्स ना कि सिर्फ कंट्रोल में आ जाते हैं, ना कि उनकी पूरी एक्टिविटी एकदम नॉर्मल हो जाती है, बट आगे जाके हम उसकी डोसेज भी कम कर सकते हैं। देयर आर अ फ्यू पेशेंट्स वेयर वी आर एबल टू इवन स्टॉप द इनहेलर। It's a small number, but yes, we have been able to do that, especially in younger population. तो अगर किसी चीज़ का हमारा डोज बढ़ता जा रहा है तो वो एडिक्शन हो सकता है, लेकिन जहाँ पे हम डोज कम करने की बात करें या किसी भी चीज़ को हम कंट्रोल 100% करके रखने की बात करें तो ये एडिक्शन नहीं है, ये ज़रूरत है। तो ये टोटल मिथ है कि इनहेलर्स से एडिक्शन होता है। ओके सर, ये भी कहा जाता है कि इनहेलर्स में स्टेरॉइड्स होते हैं, तो ये सच है? That's a very valid question again. तो एस्थमा का जो इसके लिए मुझे आपको पैथोलॉजी बतानी पड़ेगी क्विकली। तो अगर ये समझो ये डायमीटर है ब्रीदिंग ट्यूब का, तो वो नैरो होना, तो उसमें से जो ब्रीदिंग मसल्स है वो नैरो हो गए, वो कंस्ट्रिक्ट हो गए करके वो कम हो गया। लेकिन उसके अलावा जो अंदर का जो लाइनिंग है ब्रीदिंग ट्यूब्स का, तो उसमें भी इन्फ्लेमेशन आना, उसके अंदर म्यूकस जमना, ये सब चीज़ें होती रहती है। तो ये जो अस्थमा का ट्रीटमेंट है उसमें इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये बैकबोन ऑफ अस्थमा ट्रीटमेंट माना जाता है, क्योंकि ये जो मसल कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं उनको हम ब्रोंकोडायलेटर देके डायलेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। लेकिन अंदर का जो म्यूकस कलेक्शन हो रहा है या अंदर की जो दीवारें हैं ब्रीदिंग ट्यूब की, वो उनमें सूजन आ गई है, वो सूजन कम करने का काम ये इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड करता है। एंड दैट इज वाई इट इज द बैकबोन ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे कि अगर कंजंक्टिवाइटिस होता है तो काफ़ी बार डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक के साथ में थोड़ा सा स्टीरॉयड का कंपोनेंट रहता है उन आई ड्रॉप्स में,
तो एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन चला जाता है, लेकिन जो आंख में जो सूजन आई हुई रहती है या आंख लाल हो गए या उसमें से पानी बह रहा है, तो उसको कम करने का काम वो स्टीरॉयड करता है। सिमिलरली ये सूजन कम करने का काम और कम रखने का काम ये इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड कर रहा है। अभी मैं वापस ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ इनहेल्ड, क्योंकि ये सिर्फ लंग में काम करता है, इसका शरीर में कोई भी इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं है। तो इन एनी मेडिकेशन इन राइट डोज, a combination of right drugs for right duration solves the problem. That was a very, I think, effective answer that my viewers must have understood. I hope so. So next question is asthma का treatment measures क्या हो सकते हैं? So we can grossly divide it into two things, pharmacological and non-pharmacological. मतलब दवाइयों से इलाज करना है और बिना दवा यूज किए कैसा करना है। तो जिन पेशेंट्स को बहुत ही रेगुलर सिम्टम्स है, नाइट टाइम अवेकनिंग मतलब रात को ब्रेथलेसनेस या खांसी की वजह से उठना पड़ रहा है, या डेली एक्टिविटीज करने नहीं हो रही है, या हर बार क्लाइमेट चेंज होने पे खांसी आ रही है, दम लग रहा है, उसमें और एक एडेड ये रहता है एलर्जिक राइनाइटिस करके एक पैथोलॉजी रहती है, मतलब सर्दी होना, बार बार एलर्जी की सर्दी होना, ये एक अस्थमा का ट्रिगर हो सकता है। तो इन पेशेंट्स को ऑफ कोर्स शुरू में हमें इनहेल मेडिकेशन देना ही है, और वो रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग इवनिंग कंपल्सरी, आपको सिम्टम्स है कि नहीं है। सो जनरली द वे वी प्रैक्टिस इट इज 3 महीने के लिए उनको एक सेट डोज दिया जाता है, एंड इफ द सिम्टम्स आर वेल कंट्रोल तो हर 3 महीने में फिर धीरे धीरे कम करके एक मेंटेनेंस डोज पे हम पेशेंट को रखना चाहते हैं। ये हो गया फार्माकोलॉजिकल, मतलब दवा से होने वाला ट्रीटमेंट। ये एक बार कंट्रोल में आने के बाद, या जिन पेशेंट्स में सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत ही रेयरली महीने में 2 महीने में एक आध बार ऐसा सिम्टम आता है, या क्लाइमेट रिलेटेड ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम बिना दवा का भी, और जिनका अस्थमा कंट्रोल में आ गया है, ऐसे पेशेंट्स में भी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि प्राणायाम है या स्विमिंग है, सूर्य नमस्कार है, मतलब योगा में जो पोस्चर्स सिखाए जाते हैं, उसके अलावा वंस द अस्थमा इज टोटली अंडर कंट्रोल, they can go for routine, any gym they can join, go for jogging, walking, any kind of exercise that they want to do, cycling, everything is available. As I mentioned earlier, avoid burning incense stick, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाना, मस्किटो रिपेलेंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये नहीं करना चाहिए। फिर सवाल ये आता है कि अगर मस्किटोज है तो हम क्या करें। तो देन देयर आर सेफ क्रीम्स दैट यू कैन पुट ऑन योर बॉडी। मस्किटो किलिंग रैकेट्स भी आते हैं, या मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए, तो हम बच पाएंगे इंडोर एयर पोल्यूशन से। ईटिंग एनी 2 fruits एवरी डे फॉर ब्रेकफास्ट इज वेरी it's a very good habit, you can say. For breakfast preferably. For breakfast, because they work the best. Okay. Any nutritionist will tell you about that. Fruits में antioxidants property होते हैं, तो जिसके चलते लंग्स में जो भी एक तरह की गंदगी, बिकॉज हम सांस ले रहे हैं तो पोल्यूटेंट भी ले रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस भी ले रहे छोड़ भी रहे हैं, तो उनके चलते अंदर जो भी छोटा मोटा नुकसान डेली बेसिस पे हो रहा है, उसको नेचुरली रिपेयर करने का काम फ्रूट्स करते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अच्छे से खुद को हाइड्रेट कीजिए। तो इन बाकी चीज़ों से भी, मतलब अच्छा न्यूट्रिशन जिसमें फ्रूट हो, प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड एनी कार्डियो और एनी अदर वेट ट्रेनिंग, and avoiding indoor air pollution. These are very, very effective measures. Sir, it has been told कि AC में जो continuous रहते हैं, they are more prone to have asthma. Is it right? If that AC is not maintained properly, maybe ये हो सकता है, because उन filters में अगर गंदगी जम रही है तो वो dust particles फिर उन तक पहुंच के उनको तकलीफ दे सकते हैं। So how often we need to clean that AC? I think as per the manufacturer, I think every 3 months, whether it is domestic और किसी इंडस्ट्री में, ऑफिस में जो भी एसीज है, सेंट्रलाइज एसी, उनका मेंटेनेंस हर 3 महीने में होना ज़रूरी है। एसी में कुछ लोगों को सर्दी होने की टेंडेंसी रहती है, एंड एज आई मेंशन अर्लियर, वो जो एलर्जी की सर्दी है वो अस्थमा को ट्रिगर कर सकती है। ओके। तो उस सर्दी का भी प्रभावी उपाय, जैसे मैंने बताया, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, या उसके लिए भी हम कुछ इनहेल्ड नेजल मेडिकेशंस देते हैं उसे कंट्रोल में रखने के लिए। जलनीति करके एक तरीका रहता है जिससे आप अपने नाक और साइनस को क्लीन रख सकते हैं। तो इन सब से आप सर्दी को भी कंट्रोल में रख सकते हैं ताकि अस्थमा के सिम्टम्स भी आप अवॉइड कर सकें। ओके।
So, what measures Gleneagles Hospital has taken to, create this awareness among the common public? So we have a very refined department in Gleneagles Hospital where we have very qualified pulmonologists and हम वहाँ पे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट डेली बेसिस पे काफ़ी सारे लोग आते हैं हमारे पास करने के लिए और हमारे साथ कंसल्ट भी करते हैं। वो उस टेस्ट के बाद हम उनको फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिलवाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट से भी मिलवाते हैं ताकि जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो चीज़ें भी उनको मिले। इसके अलावा जो हर मतलब मई महीने का जो पहला ट्यूसडे रहता है, पहला मंगलवार, जो वर्ल्ड अस्थमा डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए दोनों जो फिनिक्स मॉल है कुर्ला और लोअर परेल, वहाँ पे हमने मास्क की एक प्रतिकृति रखी हुई है और हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे रहेंगे आपको अवेयर करने के लिए। और दादर स्टेशन एंड वडाला स्टेशन पे हमने एक पीक फ्लो मीटर रहता है, मतलब जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो ब्रीदिंग टेस्ट है, उसका एक मिनिएचर आप कह सकते हैं स्वरूप में, जिसमें आपको ब्रीथ करके देखना है कि आपका लंग कैपेसिटी कैसा है, विच इज़ जस्ट अ ग्रॉस अप्रॉक्सीमेशन। बट वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इन दोनों रेलवे स्टेशंस पे अवेलेबल रहेंगे। तो आप आपका लंग कैपेसिटी चेक कर सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट्स है, आपको अस्थमा की शिकायत है, आपके घर में किसी को, आपको खुद को, तो हम डेली अवेलेबल है ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल में। That's right. Thank you so much, sir. इतना informative information देने के लिए. A quick take-home message for our viewers. You can have asthma, but asthma need not have you. आप अस्थमा को 100% कंट्रोल में रख सकते हैं। सही डायग्नोसिस जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से होता है, सही कंसल्टेशन आपके चेस्ट फिजिशियन के पास से और उनकी सलाह से करेक्ट डोज, ड्यूरेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग of inhaled medication. Apart from that, doing daily exercises, especially breathing exercises, focused breathing exercises, having fresh fruit and avoiding indoor air pollution will go a long way. Asthma is 100% controllable. Thank you so much, sir. Thank you, viewers, and we will be coming up next time with some other topic. Until then, stay fit, stay healthy. Thank you and bye-bye.